हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप सभी अभी 9th स्टैंडर्ड क्लियर करके अभी 10th में आप एंट्री कर चुके हैं और आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ इसके बारे में, साइंस के बारे में। ये साइंस का वीडियो है। मुझे पता है कि आप लोगों को शॉर्ट्स देखना बहुत ही पसंद होता है यूट्यूब्स में, क्योंकि शॉर्ट्स जब देखते हैं ना तो हमारे हाथ रुक जाते हैं, हमारी आंखें रुक जाती है और हम लोग बिंदास वो शॉर्ट्स में 2 5 10 मिनट बिगाड़ देते हैं। तो ये मेरा वीडियो कुछ ऐसा तो अट्रैक्टिव नहीं है, बट ये मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा लगे और आपके लिए यूज़फुल हो। आपको 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम के रिलेटेड है, वो बहुत ही काम में आए ऐसा है। जैसे कि मैं जस्ट आपको बताने जा रहा हूँ, देख देख लीजिए आपको ठीक लगे तो। हमारा जो क्लास 10 है वो क्लास 10 में साइंस के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, आप सभी को पता है। यानी साइंस के 3 बच्चे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स, ये सभी को पता है। एंड बोर्ड का जो अभी का फ़िलहाल पेपर जो चल रहा है ना, वो पेपर के कुल मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके जो बोर्ड का पेपर बन रहा है वो 80 मार्क्स का होता है, उसके हिसाब से मार्क्स के वेटेज कैसे बाइफरकेशन किए गए हैं वो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में टोटल 27 मार्क्स का वेटेज है, बायोलॉजी का भी 27 मार्क्स का वेटेज है एंड फिज़िक्स में 26 मार्क्स का वेटेज है, ठीक। सो केमिस्ट्री में 27 मार्क्स का वेटेज है, बायोलॉजी से 26 बायोलॉजी में भी 27 मार्क्स का वेटेज है और फिज़िक्स में 26 मार्क का वेटेज है। यानी कि हमारे टोटल 10th स्टैंडर्ड में जो बोर्ड अभी चल रहा है 10th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर साइंस के अंदर NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 13 चैप्टर है। उसमें से केमिस्ट्री के कितने चैप्टर मैं बता देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक, चैप्टर नंबर 1 to 4 वो है केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ठीक है। और उसमें से चारों चैप्टर को मिला के टोटल 27 मार्क्स का वेटेज है। वैसे ही बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 से लेके 8 तक बायोलॉजी है, 5 से 8 यानी ये भी 4 चैप्टर हुए, 5 6 7 8। एंड यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 जो हमारा EVS का जनरल चैप्टर है, यानी EVS का चैप्टर है एनवायरमेंट करके, तो ये चैप्टर भी बायोलॉजी में काउंट किया गया है। एंड चैप्टर नंबर 9 से लेके 12, चैप्टर नंबर 9 से लेके 12 ये फिज़िक्स के चैप्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मार्क वेटेज प्लस करोगे, 27 प्लस 27 करोगे तो 54 होगा एंड प्लस 26 करोगे तो टोटल हमारा 80 हो जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन बिठाना है तो आप देख सकते हो, या मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि 27 प्लस 27 प्लस 26, आप 7 प्लस 7 14 प्लस 6 20 कैरी 2 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो 80 मार्क्स हमारे इस तरीके से बाइफरकेशन किए गए हैं, ठीक है। ये था हमारा कॉमन जनरल इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का कितना वेटेज है, उसमें से कौन से IMP क्वेश्चंस है। तो आपके लिए बहुत ही काम का है। मैं मान सकता हूं कि आपका ये यूट्यूब का शॉर्ट्स जैसा वीडियो नहीं है और ये वीडियो ऐसा भी नहीं है कि आपको एंटरटेन कराए, मस्ती दिलाए, मज़ा दिलाए, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स को क्या है, मज़ा दिलाए, मस्ती दिलाए, वैसे वीडियोस ज़्यादा पसंद होते हैं और स्टडी तो सबको बोरिंग लगती है। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं सबसे अच्छे से अच्छे इस मेरे वीडियो से आपको सबसे अच्छे में अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। थैंक यू। ये स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टार्टिंग द वीडियो ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10। और केमिस्ट्री का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस और उसके इक्वेशंस के बारे में ये वीडियो है। और ये चैप्टर का बोर्ड के अंदर वेटेज है 5 मार्क्स का। टोटल 5 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन से सेक्शन वाइज किस तरीके से मार्क्स होते हैं उसमें मैं बता देता हूँ, और कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको, ताकि आपको बोर्ड में वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। नाउ हम लोग सेक्शन वाइज अगर बात करें तो टोटल बोर्ड का जो आपका 80 मार्क्स का जो पेपर रहेगा साइंस का स्टैंडर्ड 10th का, उसमें टोटल 4 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D रहेगा। सेक्शन A जो होता है 1 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन B में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन C में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन D में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये मैं अभी 2024 में जो एग्ज़ाम ली गई है बोर्ड की, उसकी पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। और वो CBSE GSE भी दोनों की पैटर्न सेम ही थी। 1 मार्क के टोटल 16 क्वेश्चंस है, जैसे कि GM में GSE की पैटर्न बता रहा हूँ। तो ये क्या है कि 16 मार्क्स मतलब 16 मार्क्स के 1 मार्क के क्वेश्चंस है। देन सेक्शन B में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस मतलब 20 मार्क्स हुए। सेक्शन C में 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस हुए तो 24 मार्क्स हुए। सेक्शन D में 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हुए तो 20 मार्क्स हुए। टोटल करोगे तो 80 मार्क्स हो जाते हैं। पर मैंने अभी बताया कि चैप्टर नंबर 1 जो है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस, उसका टोटल वेटेज है बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स का। तो उसके हिसाब से ही आपको उसको लर्न करना है।
टोटल 14 to 15 क्वेश्चंस करने हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। 13 या 14 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस कर दोगे तो आपका आराम से काम हो जाएगा। कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं बता दूंगा। अब इसका वेटेज किस तरीके से मैं बता देता हूँ। जैसे कि सेक्शन ए में 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें 1 मार्क, और सेक्शन बी में 2 मार्क के 2 सवाल पूछे जाएंगे तो 4 मार्क्स, तो 4 + 1 दैट्स वाई 5 मार्क्स। इस तरीके से आपका ये बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको इस तरीके से ना पूछे तो सेक्शन ए में 1 मार्क के 2 सवाल पूछ सकते हैं तो 2 मार्क, एंड सेक्शन सी में 3 मार्क्स का एक सवाल पूछ सकते हैं तो 3 मार्क्स, 2 + 3 यानी 5। ये दोनों में से कोई एक पैटर्न में चलेगा, यानी इस दोनों में से कोई भी एक पैटर्न से बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। इसमें से सेक्शन डी में से एक भी सवाल पूछा जाएगा नहीं, मतलब 4 मार्क्स के एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ताकि आपको सेक्शन डी के लिए इस चैप्टर में से कुछ भी लर्न करना नहीं है। और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही रियल में बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सो वी विल वर्क ऑन इट, एंड मैं आपको इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, लेकिन उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन से पहले जैसे कि फ़िज़िकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। जैसे कि फ़िज़िकल चेंज है तो फ़िज़िकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं और वो टेम्पररी चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज मीन्स ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल हो, जो टेम्पररी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर जो होता है, पानी जो होता है, इट्स बिकम्स आइस, वाटर बिकम्स आइस, एंड देन अगर वो आइस बनने के बाद, बर्फ़ बन जाने के बाद, उसको हम लोग जब बाहर टेम्परेचर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो आइस अगेन बिकम्स वाटर, बिकॉज इस क्या होता है कि वो पिघलता है, कंडेंसेशन होता है, मतलब वो पिघलता है एंड फ्रोजन स्टेट में से वापस वो सब्लिमेशंस में होता है। ये इस तरीके से वो चेंजेस होता है। ठीक है, सो वाटर बिकम्स आइस एंड आइस जो होती है वापस वाटर बन जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ द फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज है। नाउ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं, इसमें कोई मतलब बोलते हैं ना कि वापस वो रिवर्स नहीं होते। जैसे कि मेकिंग ऑफ टी या मिल्क टू कर्ड। जैसे कि हम लोग अगर मिल्क टू कर्ड जैसे कि एग्जांपल लेते हैं तो दही, दूध में से दही बनना। आप बोलोगे सर मेकिंग ऑफ टी कैसे है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अपने हर एक घरों के अंदर चाय तो बनती ही है। अगर गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं तो हम लोग चाय पहले बनाते हैं। ठीक है ना, चाय बना के पिलाने का रिवाज होता है कैसा, मतलब इन शॉर्ट मेहमान नवाजी करना। पर मेकिंग ऑफ टी इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। हाउ आई विल शो यू हियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखने जाए तो चाय कैसे बनती है, तो चाय बनाने के लिए शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए एंड टी लीफ मतलब चाय पत्ती चाहिए। ठीक है ना, शुगर मतलब चीनी पता है आपको, तो चीनी चाहिए, मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, पानी अंदर मिलाना पड़ता है, देन चाय पत्ती चाहिए और साथ में चाय का मसाला। ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग एक बाउल में, एक तपेले में लेते हैं और उसको क्या करते हैं, गैस स्टोव के ऊपर हम लोग उबालने के लिए रख देते हैं। और फिर हम लोग उसको चाय बनने तक उसको मतलब वेटिंग करते हैं, या मतलब चाय बन जाती है, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। आप बोलोगे सर फिर भी ये केमिकल रिएक्शंस कैसे हुई, तो जस्ट मैं बता रहा हूँ। मान लो कि मैं आपके घर पे आया, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो कि मैं आपके घर पे संडे के दिन में विजिट पे आया, ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी एक स्टूडेंट का नाम लेता हूँ, जैसे मेरी स्टूडेंट है सोनम है, मैं सोनम के घर गया। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं सोनम के घर गया और जब भी मैं उसके घर पे गया तो क्या होगा कि वो स्टूडेंट के अभी मान लो मैं संडे के दिन जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं संडे के दिन उसके घर पे गया तो क्या होगा कि जैसे ही मैं मान लो कि 10 बजे उनके घर पे गया और वो उनके मतलब उनकी फैमिली वाले जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, उनके पापा मम्मी मतलब फैमिली मेम्बर्स ऑल, तो वो सारे के सारे जो संडे के दिन मान लो कि 9 बजे के आसपास उन्होंने चाय नाश्ता करके फ्री हो गए थे। ठीक है, अब उसके बाद मेरी एंट्री होती है, मतलब उन्होंने ऑलरेडी चाय नाश्ता कर लिया था, अब मैं उनके घर पे जा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि मैं टीचर हूँ, मैं मतलब मैं उनका सर हूँ, तो सीधी बात है कि उनके मम्मी जो होंगे वो मेरे लिए फिर से चाय बना के लेके आएंगे या खुद सोनम बना के लेके आएगी। तो कहने का मतलब है कि मेरे लिए चाय फिर से बनती है। ठीक है, अब मेरे लिए एक स्पेशल फिर से चाय बनाते हैं। एक्चुअली उन्होंने चाय पी ली है सभी ने, पूरे फैमिली वालों ने। अब मेरे लिए चाय बना के लिए चाय का एक कप लेके आते हैं। मैं सोफ़ा में बैठा हूँ, मेरे लिए चाय बना के लेके आए। अब मैंने ऐसा बोला कि भाई मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। मैंने क्या बोला कि मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। तो अब क्या होगा, ये चाय एक्चुअली उनके फैमिली के वालों ने तो सभी ने पी ली थी। अब मेरे लिए स्पेशल अलग से एक कप में चाय बनाई थी, पर मैं चाय पीता नहीं हूँ। तो क्या होगा कि ये चाय जो बन के आई
तो वो मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपके लिए स्पेशल बनाइए, प्लीज़ पी लीजिए ऐसा वैसा। पर मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई, मेरी तो कोई मन्नत है, मैं दूध भी नहीं पीता हूँ, चाय नहीं पीता हूँ। अब मान लो कि मैं मना कर देता हूँ, तो ये जो कप में भरी हुई जो चाय है उसका क्या होगा? क्या दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या फिर वो किसी घर के मेंबर को पीनी पड़ेगी, या उसको फेंकनी पड़ेगी, मतलब उसको वॉश बेसिन में जाके ढोल देनी पड़ेगी। यही होता है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि हैरी पॉटर की कोई जादुई छड़ी निकाले? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हैरी पॉटर की वो जादुई छड़ी निकाले और वो हरमाइनी ब्रिंजल जैसा बोलती है वैसे ही चाय के कप को ऐसे रखा और कप के सामने छड़ी घुमाई और बोले कि रिंगार्डियम लेवियोसा, और वो चाय में से दूध अलग निकल गया, चाय बनने के बाद उसमें दूध वापस निकल गया, मिल्क मतलब दूध अलग हो गया, फिर से शुगर चीनी अलग हो गई, फिर वापस चाय पत्ती अलग हो गई? क्या ऐसा पॉसिबल है? एक बार चाय बनने के बाद क्या हम उसमें से शुगर या मिल्क को अलग कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। इसीलिए इसको परमानेंट चेंज बोला है और इसको इरिवर्सिबल चेंज बोला है। इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क यानी दूध में से एक बार दही जब बन जाता है तो दही की चाय नहीं बनाते हैं, और मिल्क में से जो दही बनता है वो वापस दूध नहीं बनता है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है, परमानेंट चेंज है। इसी वजह से इसको बोला जाता है केमिकल चेंज। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि सर मैं दूध में से दही, तो क्या मैं वो दूध में से दही बनता है सही बात है, लेकिन मैं दही में से दूध बना सकता हूँ। मैंने बोला क्या बात है, कैसे बना पाएगा भाई, तू मुझे बता। तो उसने बोला मेरे घर पे गाय को पाल के रखा है, आप एक काम कीजिए, सारा का सारा दही मेरी गाय को पिला दीजिए, कल वो सुबह में दूध देगी। जस्ट जो का पार्ट, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। बट ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है, परमानेंट चेंज है, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दैट। थैंक यू।